हेलो गाइस, माय नेम इज प्रशांत, योर जीए एडुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे जनरल इकोनॉमी के सेशन में। आज के सेशन में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक से मॉनेटरी पॉलिसी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के एमसीक्यू डिस्कस किए थे, जहां पर हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे मार्केट में महंगाई और मंदी को कंट्रोल करता है, वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में समझा था। और लास्ट क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस किए थे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुई, कब स्टैब्लिश की गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में कितने मेंबर होते हैं, अभी हाल ही में नए मेंबर अपॉइंट किए गए उनके हम नाम डिस्कस किए थे, क्या टेन्योर होता है। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं जिससे वो मार्केट में महंगाई और मंदी को कंट्रोल करता है, उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी न्यूज में रहता है। पूरी दुनिया की नजर, पूरी दुनिया मतलब हमारे भारत में पूरे पूरी जब वो न्यूज आती है तो पूरे भारत की नजर मॉनेटरी पॉलिसी पे रहती है। तो आइए डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं टॉपिक का, फिर एमसीक्यू। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, यानी आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कंट्री का सेंट्रल बैंक है, यानी हमारा आरबीआई है। तो आरबीआई जो ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। अब लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि जो मेन समस्या है इकोनॉमी की वो क्या है, महंगाई और मंदी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। और उन महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने टूल्स को यूज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, उन टूल्स को यूज करके वो मार्केट में महंगाई और मंदी को कंट्रोल करता है। तो कौन कौन से टूल्स होते हैं और इन टूल्स से ही हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो टूल्स जो हैं वो दो तरीके के टूल्स हैं। एक है क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स एक कैटेगरी है क्वांटिटेटिव टूल्स की, और एक कैटेगरी है क्वालिटेटिव टूल्स की। क्वालिटेटिव टूल्स, क्लियर। तो अब हम देखें क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में जो मार्केट में मनी के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो सब आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था, लास्ट सेशन में ही, कि इंटरेस्ट रेट मेन जो टूल है वो क्या है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में महंगाई है और महंगाई को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अगर मार्केट में मंदी है, डिफ्लेशन है, तो मंदी को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। तो इंटरेस्ट रेट की बदौलत ही, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से कम करने से मार्केट में मनी का जो वॉल्यूम है, मार्केट में जो मनी की क्वांटिटी है वो स्टेबलाइज रहती है, वो कंट्रोल में रहती है। तो मनी के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए जो भी टूल्स होते हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर जो भी आते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन सबसे रिगार्डिंग एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे। फिर रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, एमएसएफ होते हैं। ये सारे के सारे रेट होते हैं जिनसे मार्केट में महंगाई और मंदी को कंट्रोल किया जाता है, जिससे मार्केट में मनी के वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाता है। अब अगर हम बात करें क्वालिटेटिव टूल्स की, तो क्वालिटेटिव टूल्स क्या हो जाएंगे कि मार्केट में बैंकों में क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब उनके काम में एक स्टैंडर्डाइज बैंकिंग सर्विसेज पहुंचनी चाहिए लोगों तक। जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है वो सारे बेनिफिट पहुंचने चाहिए, हर किसी तक बैंकिंग की रीच होनी चाहिए। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव है वो भी सब इसमें आ जाएंगे कि जन जन तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड की जाए, हर किसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। वो सारे के सारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले स्टेप हैं वो क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू लिए जाते हैं, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाले स्टेप हैं वो क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू लिए जाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो डायरेक्ट एक्शन आ जाता है। आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएसएल के टारगेट भी आ जाते हैं। पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जैसे मैंने बताया जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो इसके थ्रू अचीव हो जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है कि कुछ सेक्टर हैं जिन्हें आरबीआई ने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, यानी
प्राथमिकता दी हुई है, बोला है बैंकों से आपको इन्हें लोन देना कंपलसरी है, अगर आप इन्हें लोन नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। तो ये वो सेक्टर है जिस पर मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंड होती है, जो अपलिफ्ट होना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ने के लिए उन्हें बैंकिंग की आवश्यकता होती है, बैंकिंग सर्विसेज की आवश्यकता होती है। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले स्टेप है वो क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू आरबीआई अचीव करता है, और ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाले स्टेप है वो आरबीआई क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू करता है। तो आप प्लीज मेरा लास्ट सेशन जरूर वॉच कर लीजिएगा मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 1 का। ठीक है, आइए आगे अब देखते हैं, इसके एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक चार्जेस ऑन देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स चार्जेस ऑन देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई? कहने का मतलब ये है कि भारत में जो बैंक्स हैं उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत सारा पैसा है रखा हुआ है। अब इस पैसे को वो आरबीआई के पास रख रहे हैं। अब आरबीआई के पास ये पैसा रख रहे हैं और इस पर आरबीआई उन्हें क्या देगा? ब्याज देगा। तो इस पे यानी वो क्या करेंगे? अर्न करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा रेट है जिस पर बैंक अपना पैसा आरबीआई को देता है और बैंक उसे ब्याज देता है? तो उसका सही जवाब है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक। आरबीआई बैंकों से लोन लेता है। अब आप पूछोगे सर ये आरबीआई बैंकों से लोन क्यों ले रहा है? आरबीआई जो बैंकों से जो लोन ले रहा है वो मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ले रहा है। बोल रहा है बैंकों से, हे बैंक तुम लोगों को लोन दे रहे हो इतना ज्यादा, मार्केट में क्या आ रहा है भाई? मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आम आदमी के बजट से उभार जा रही है। आम आदमी जो उसके लिए ईएमआई है वो महंगी होती जा रही है, होम महंगे हो रहे हैं, गाड़ियां महंगी हो रही हैं, और अब मार्केट में हमें महंगाई को कंट्रोल करना है, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम है। तो एक काम करो, तुम लोगों को लोन दे रहे हो, एक काम करो कुछ समय के लिए हमें दे दो। तो बैंक भी सोचता है कि यार हम लोगों को लोन देंगे तो वहां पर हमारा पैसा फंसने का चांसेस भी है, आरबीआई को लोन देंगे तो कोई पैसा फंसने का चांसेस भी नहीं है, उसमें ब्याज ही मिल रहा है। तो एक तरीके से आरबीआई ऑफर कर रहा होता है बैंकों को, और बैंक इस ऑफर को एक्सेप्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्हें 100% क्या है, 100% उनका पैसा क्या है, रिस्क फ्री है। ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं है। तो 100% रिस्क फ्री है, या हम बोल सकते हैं 0% रिस्क का। तो यहाँ पे उनका पैसा पूरी तरीके से सिक्योर है 100%, इस वजह से वो अपना यहाँ पर पैसा दे देते हैं और उन्हें ब्याज मिलता है। तो आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव है महंगाई को कंट्रोल करने का वो भी हो जाता है और बैंकों को उनका ब्याज भी मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रेट एट विच अ कमर्शियल बैंक नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। देखो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या है, भारत में जो बैंक्स हैं उन्हें क्या करना होता है, ध्यान से सुनना, जो भी बैंक्स होती है कमर्शियल बैंक, और ये है आरबीआई। तो जैसे मान लो हम लोग हैं, हम अपना पैसा जो है वो कहाँ जमा करते हैं? बैंकों में जमा करते हैं। और हमें अगर लोन की आवश्यकता होती है तो हम किससे लोन लेते हैं? हम बैंक भाई से लोन लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बैंक भी क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए आरबीआई के पास रिजर्व के फॉर्म में पैसा रखते हैं। ठीक है, या आरबीआई ने बोल रखा है कि आपको इतना रिजर्व मेंटेन करना है। आरबीआई ने बोल रखा है भाई बैंक, अगर तुम बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए रिजर्व के फॉर्म में, कि अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं फ्यूचर में तो तुम अपने इस रिजर्व से उनसे निपट सको। और अगर बैंकों को लोन लेना होता है तो किससे लोन लेते हैं? आरबीआई से लोन लेते हैं। तो जो रिलेशन हमारा और बैंक का है वही रिलेशन बैंक और आरबीआई का है। अब यहाँ पे जो रिजर्व मेंटेन करना होता है बैंकों को, उस सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में करना होता है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है ये आरबीआई के पास मेंटेन किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। और एसएलआर जो रिजर्व मेंटेन करता है बैंक अपने पास करता है। मान लीजिए आप हैं, आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ पैसा, मान लीजिए आपके पास आया 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 में से आपने बैंक में 20,000 रुपए जमा कर दिए। हाँ ठीक है, और इसमें से 20,000 अपने फादर को दे दिए। मान के चल लेते हैं इस तरीके से कुछ सिनेरियो बना लिया, और 10,000 जो बच्चे वो आपने अपने पास रख लिए। ठीक है, अपने अपने खर्चे के लिए निकाल लिए। तो ये जो 20,000 हैं ये एक तरीके से आपके पास ही है, कि अगर आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो आप पहले अपने अकाउंट से निकाल लोगे,
और जब आपके रिजर्व खत्म हो जाएंगे तब आप अपने फादर से ले लोगे। तो इसी तरीके से बैंक का सीन होता है कि बैंक को पैसों की आवश्यकता है। अगर अगर फ्यूचर में कोई क्राइसिस आते हैं तो बैंक पहले अपने रिजर्व को यूज करेगा, बाद में आरबीआई से पैसा लेगा। तो ये जो सीआरआर है ये बैंक का ही पैसा होता है, वो आरबीआई के बाद अपने फ्यूचर के लिए मेंटेन कर रहा होता है। और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने पास मेंटेन कर रहा होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो एसएलआर बैंक अपने पास मेंटेन करता है, एसएलआर जो बैंक अपने पास मेंटेन करता है तीन फॉर्म में करता है: कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। या तो कुछ पैसा कैश के फॉर्म में रख देगा, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा, या सरकारी प्रतिभूतियों में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हम एफडी करा देते हैं बैंकों में, वैसे ही बैंकों के लिए एक निवेश का ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट को भी पैसे की आवश्यकता होती है अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने की। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, या ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, इन कंपनीज को चलाना है, उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो बैंकों को सिक्योरिटीज देता है और बैंकों से पैसा लेता है। तो बैंक एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं सरकारी प्रतिभूतियों में, ठीक है। गोल्ड में कर रहे होते हैं, कैश के फॉर्म में अपने पास रख रहे होते हैं, और सीआरआर आरबीआई के पास मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया कि जो ये कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में बैंक अपने पास मेंटेन कर रहा है पैसा, वो क्या हो गया? एसएलआर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन: at which rate RBI lends money to a public sector bank on a long term basis? कौन सा रेट है जिस पर आरबीआई जितने भी भारत में बैंक है उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है? तो लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया अबव 90 डेज। अगर कोई भी बैंक 90 दिन से ऊपर के लिए लोन ले रहा है तो देन इट इज नोन एज बैंक रेट। ये अगर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, लॉन्ग टर्म लोन का पूछा गया कि आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक को, देन इट इज बैंक रेट। अगर शॉर्ट टर्म लिख के आता है तो शॉर्ट टर्म इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो बैंक होते हैं वो किससे लोन लेते हैं? आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है। अब आरबीआई से जो लोन मिल रहा होता है बैंकों को, वो दो रेट पे मिल रहा होता है। एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट। तो बैंक रेट क्या हो गया? अबव 90 डेज अगर कोई बैंक लोन लेगा तो बैंक रेट, और अगर अप टू 90 डेज तक अगर किसी बैंक को लोन लेना है तो आपका क्या हो जाएगा? रेपो रेट। क्लियर है? नेक्स्ट: statutory liquidity ratio, the amount of liquid assets such as cash, precious metal and other short term securities are kept with किसके पास रखी जाती है? जो एसएलआर जो मेंटेन किया जाता है वो कौन अपने पास मेंटेन करता है? आरबीआई के पास मेंटेन किया जाता है, इंडिविजुअल बैंक अपने पास करता है, या एसबीआई के पास किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास किया जाता है, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज इंडिविजुअल बैंक। इंडिविजुअल बैंक अपने पास ये मेंटेन करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी अगर समस्या आती है तो पहले हम अपने बलबूते उसे फेस करेंगे, जब नहीं हो पाएगा तो हमारे पापा तो हैं। नेक्स्ट: एनडीटीएल। एनडीटीएल स्टैंड फॉर, एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है? एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सो द राइट आंसर है डी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब सर आप पूछोगे सर ये क्या होता है? देखो, यहां पे समझो, बैंक में हम क्या करते हैं? पैसा डिपॉजिट करते हैं, सबको पता है। अब बैंक में जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं बैंक में। एक होता है बैंक में डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है बैंक में टाइम डिपॉजिट, ठीक है। अब हम डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट में क्या आ जाता है? डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट आ जाते हैं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। आपने सुना होगा बैंक में चालू खाता खुलता है और बचत खाता खुलता है। तो ये चालू खाता और बचत खाता डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि जब आप मांग करते हो तब पैसा इस अकाउंट से निकाल लेते हो। आप रात को 12 बजे पैसा निकाल लो, सुबह 2 बजे निकाल लो, रात को 10 बजे निकाल लो, ठीक है। जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है? एक टाइम पीरियड तक पैसा आपका लॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो आ जाएगा आपका रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट आ जाएगा, यानी आरडी और एफडी। आपने आरडी और एफडी के बारे में सुना होगा कि एक टाइम पीरियड तक आपका पैसा लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं है जब आप डिमांड करोगे तब निकाल लोगे, ठीक है। तो जो आरडी एफडी होता है, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट, वो आपका टाइम डिपॉजिट में आता है। तो ये जो बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हो, ये बैंक की क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की भैया पैसा वापस करना है, ठीक है। एक जिम्मेदारी होती है कि भैया ये हमने एक जिम्मेदारी ले रखी है, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, शायद सबने देखी ना देखी हो, बट उसमें स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट एक दिखाया था उन्होंने, असेट एंड लायबिलिटी। उन्होंने
उनकी सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ऐसा बताया था कि जो बॉयज होते हैं दे आर असेट एंड गर्ल्स आर लायबिलिटी, जो सोसाइटी के सोच के हिसाब से उन्होंने बताया। तो गर्ल्स को लायबिलिटी क्यों बोला गया? क्योंकि दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोला जाता है लड़की पराया धन है, ठीक है। तो लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें वापस करनी है, किसी की अमानत है उसे देनी है, ठीक है। तो लायबिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ये तीन वर्ड क्लियर है। नेट का मतलब क्या हुआ? नेट का मतलब होता है कोई चीज माइनस होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखो यहां पर अगर हम बात करें, टोटल जो डिपॉजिट होता है बैंक का दिन भर में, टोटल जो डिपॉजिट होता है मान लो 200 करोड़ का है। अब इसमें से भाई दिन भर में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो दिन भर में विड्रॉन भी तो होता है, पैसा निकाला भी तो जाता है। तो विड्रॉल हो गया मान लो 50 करोड़, तो जो बचा 150 करोड़ वो क्या हो गया आपका? एनडीटीएल। और ये जो सीआरआर मेंटेन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर सीआरआर 3% चल रहा है, सीआरआर 3% चल रहा है, तो ये जो 3% मेंटेन करना होता है ये डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है, ये डेली बेसिस पे भारत में सारी बैंकों को मेंटेन करना होता है आरबीआई के पास। और ये जो 3% मेंटेन करना होता है 3% ऑफ एनडीटीएल, एनडीटीएल का 3%, तो इसका 3% आरबीआई के पास मेंटेन करेगा बैंक, ठीक है, सीआरआर के फॉर्म में। और जो एसएलआर है, मान लो एसएलआर चल रहा है 18%, तो 18% जो एसएलआर है ये जो रेट है ये भी आरबीआई डिसाइड करता है। और ये जो 18% मेंटेन करना होता है ये भी डेली बेसिस पे ही मेंटेन करना होता है ऑफ एनडीटीएल, क्लियर, ऑफ एनडीटीएल। ये भी एनडीटीएल का बैंक अपने पास करेगा, यानी अगर बैंक के पास 150 रुपए दिन में बच रहे हैं तो 150 में 3 रुपए वो आरबीआई के पास रख देगा, 18 रुपए अपने पास रखेगा, बाकी रुपयों से वो क्या करेगा? अपना बिजनेस करेगा, अगले जो भी और भी लोन है वो देगा। तो ये रिजर्व पहले मेंटेन कर लेगा, बाकी बिजनेस करेगा। आई होप आपको ये एनडीटीएल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेनेंस इज ऑन द एनडीटीएल, जैसे मैंने बताया, ठीक है। मेंटेन किस पे किया जाता है? एनडीटीएल पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी एज एन आर्म ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस किए हुए हैं, इट इज मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Then bank rate policy, open market operation, variable reserve requirement, statutory liquidity requirement employed by Reserve Bank as measure of credit control। तो मार्केट में जो क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, मार्केट में जो मनी के वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाता है, मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, वो निम्नलिखित में से कौन से मेथड से किया जाता है? या ये सारी की जो चीजें, बैंक रेट जो रेट है या जो भी और भी रेट है, एसएलआर रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी अगर हम बात करें इसका पार्ट होता है। तो ये सब किसमें आ जाते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड। मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी, मार्केट में क्वांटिटी को, मनी को कंट्रोल करना है, तो मनी को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव मेथड होता है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव मेथड होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक टूल है जहां पर मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, क्लियर। नेक्स्ट, which committee recommended the introduction of a monetary policy committee in India? निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी है जिसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भारत में इंट्रोड्यूस किया? तो मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन हुआ वो सितंबर 2016 में हुआ, लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट सेशन में ही बताया था। तो सितंबर 2016 में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ, उस समय जो गवर्नर बने थे वो उर्जित पटेल बने थे। और इससे पहले जो गवर्नर थे वो रघुराम राजन जी थे, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अगेंस्ट में थे, वो नहीं चाह रहे थे कि बाहर के कोई भी मेंबर आरबीआई में दखल दे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेंबर उसमें ना अपॉइंटेड हो, उसमें सारे मेंबर आरबीआई के होने चाहिए, ये रघुराम राजन जी का कहना था। बट उर्जित पटेल इसमें एग्री थे कि बाहर के भी 3 मेंबर होने चाहिए, 3 मेंबर आरबीआई के होने चाहिए, इस तरीके से कमेटी बननी चाहिए। तो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन सितंबर 2016 में किया गया था विद 6 मेंबर। नेक्स्ट, the current mandate of monetary policy committee is to maintain 4% annual inflation until 31st March dash। अभी इस समय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 4% तक हमें एनुअल इन्फ्लेशन मेंटेन करना है 31 मार्च डैश तक, विद एन अपर टॉलरेंस ऑफ 6%, यानी जो टॉलरेट किया जा सकता है महंगाई का परसेंटेज वो 6% तक किया जाता है, और लोअर टॉलरेंस क्या रहेगा? 2% रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम इतने परसेंट महंगाई होना जरूरी है और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये एवरेज होनी चाहिए। ये एवरेज कब तक होनी चाहिए? 2021 तक होनी चाहिए, ठीक है। ये टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। नेक्स्ट, if a bank failed to maintain the required CRR, it has to pay some penalty amount to RBI on the amount that was short। जैसे मैंने बताया कि अगर
ये जो सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना होता है बैंकों को डेली बेसिस पे करना होता है। मान लो कोई बैंक मेंटेन नहीं कर पाया या बोले कि भाई हम नहीं मेंटेन करेंगे, हम तो आज लोन बांट रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकता आरबीआई। अगर आपको आपको बैंकिंग बिजनेस करना है तो आपको आरबीआई की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं मानोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जैसे कि अगर आपको मथुरा में रहना है तो आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें बैंक रेट प्लस 3%, क्लियर। तो ये परसेंटेज लगता है। नेक्स्ट, if the statutory liquidity ratio is increased, what will be the effect on the bank credit situation? अब देखो, अभी तो हमने ये देख लिया कि एसएलआर एज अ बैंक के रिजर्व के तरीके काम कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस आएंगे तो बैंक के पास ये रिजर्व है, इन रिजर्व को वो यूज करके अपने क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर एसएलआर को इंक्रीज कर दिया गया तो उससे क्या होगा, उससे बैंक के क्रेडिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले मान लो, अगर पहले एसएलआर अगर 18% मेंटेन कर रहा था बैंक, अब अगर मान लो 20% करना पड़ा तो, यानी पहले अगर मान के चलते हैं बैंक का जो एनडीटीएल है वो 100 था, 100 में से 18 जा रहे थे, कितने बच रहे थे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, ठीक है 78। और अब अगर 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80, ठीक है। तो यहां भी अगर हम देखें तो अगर एसएलआर इंक्रीज करेंगे, 20 कर दिया, सॉरी सॉरी यहाँ पे 82 हो जाएगा ना, एक सेकंड, 18 मेंटेन करेंगे तो 82 होगा। तो यहाँ पर अगर 20 मेंटेन करेंगे, एसएलआर बढ़ा दिया गया तो 80 हो जाएंगे। तो बैंक के पास जो कैपिटल है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बैंक के पास जो कैपिटल है कम हो जाएगी, वो क्यों, बैंक के पास कैपिटल कम करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है बैंक के पास कैपिटल कम करने का कि बैंक के बाद जो कैपिटल, ये जो एसएलआर बढ़ाया जा रहा है वो क्यों बढ़ाया जा रहा है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कि जब आरबीआई इसे बढ़ा देगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। कैसे होगा, कि इसे बढ़ाने से बैंक के पास कैपिटल कम होगी, और बैंक के पास कैपिटल कम होगी तो बैंक क्या करेगा, लेस लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, वो क्या कर देगा, अपने ब्याज दर बढ़ा देगा, ठीक है। प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए ब्याज दर बढ़ाएगा, और जब ब्याज दर बढ़ाएगा तो इससे मार्केट में लोन की जो डिमांड है वो क्या होगी, लोन की डिमांड अफेक्ट होगी, और लोन की डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा इट विल, बैंक क्रेडिट विल बी रिड्यूस, बैंक का जो क्रेडिट है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। एमएसएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो पहले हम एमएसएफ समझ लेते हैं। एमएसएफ जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2011 में हुआ था, 9 मई 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर किसी बैंक को ओवरनाइट, किसी भी बैंक को ओवरनाइट लोन लेना है किससे, आरबीआई से, लोन लेना है ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब होता है कि फॉर वन डे, किसी बैंक को एक दिन के लिए लोन लेना है आरबीआई से, ठीक है। तो आरबीआई से वो जो एक दिन का लोन लेगा वो किस फैसिलिटी के तहत ले सकता है, तो एमएसएफ के तहत ले सकता है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन को में किसी बहुत अगर बात करें, कई बार बैंकों में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बैंकों को पैसों की आवश्यकता होती है। मान लो कोई बैंक है, उसमें 2 बजे कुछ फंड है वो खत्म हो गया, और वो अपने फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने जो और भी सिटी के अंदर बैंक है उनसे लोन लेगा। मान लो उन्होंने भी फंड देने से मना कर दिया, तो लास्ट जो ऑप्शन है बैंक के पास कौन है, आरबीआई। तो उसे अपने 3 बजे, मान लो 3 या 4 बजे तक उसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो वो आरबीआई से लोन लेके अपने उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो एक दिन के लिए फॉर 24 आवर्स किसी बैंक को लोन चाहिए होगा तो एमएसएफ के तहत लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है टू कंटेन वॉलिटिलिटी इन द ओवरनाइट इंटरबैंक रेट, तो इंटरबैंक रेट नहीं है ये। इंटरबैंक मतलब कि एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रहा है, नहीं, यहाँ पर बैंक आरबीआई से लोन लेता है एक दिन के लिए। टू कंटेन वॉलेटिलिटी ऑफ मिबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, ये भी अगर हम बात करें ये बैंक टू बैंक के लिए ही होता है। टू कंटेन वॉलेटिलिटी इन लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रहा है तो वो लिबोर। टू मैच विद द स्टैंडर्ड टायर 1 कैपिटल रेशियो, ये उसका भी पार्ट नहीं है, जैसे मैंने बताया एक्सप्लेन किया है कि ये आरबीआई से लोन लिया जाता है, तो यानी इसका सही जवाब क्या होगा, नन ऑफ दी। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हम ऑप्शन को भी समझ पा रहे होते हैं। इफ द आरबीआई वांट टू इन्फ्यूज क्रेडिट इन द बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन। अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई करना, मार्केट में
मनी सप्लाई बढ़ानी है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है, यानी मार्केट में डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, मंदी को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सीआरआर डिक्रीज करेगा, एसएलआर डिक्रीज करेगा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। भाई अगर बात करें, देखो अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा तो सीआरआर और एसएलआर कम कर दिए जाएंगे, और इसके कम होने से क्या होगा? इसके कम होने से बैंक के पास जो कैपिटल है वो क्या होगी? बढ़ेगी। बैंक का कैपिटल बढ़ेगी, बैंक जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो क्या कर देगा? कम कर देगा। और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो जो लोन की डिमांड है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, इन्फ्यूज होगा। ठीक है ना? तो देखो, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मान लो अगर सीआरआर पहले पहले 4 था, अब 3 हो गया, एसएलआर पहले 20 था, अब मान लो 18 हो गया। तो पहले अगर हम बात करें तो 100 में से 24 जा रहे थे, तो 76 बच रहे थे। अब 100 में से अगर हम बात करें 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 79 बचेंगे। तो कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना? तो ये डिक्रीज करने से कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ेगा। नेक्स्ट, सीआरआर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, सीआरआर जो मेंटेन किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है? इट इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है आरबीआई के पास। और एसएलआर जो मेंटेन किया जाता है कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन 3 फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इट्स मीनिंग इज, देखो अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट आपको बताया था ओपन मार्केट ऑपरेशन का। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है? अब ये ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आरबीआई मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियां बेच रहा है, सेल कर रहा है बैंकों को, तो बैंक एक, तो मैंने भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनमें बैंक क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? तो एक तरीके से बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, तो बैंक से जो पैसा है वो मार्केट में क्या हो जाएगा? बैंक जो है वो पैसा आरबीआई को दे देगा। तो बैंक के पास जो मनी का फ्लो है, जो मनी का फ्लो है, जो मनी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सेल करने से क्या हो रहा है? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रहा है। और आरबीआई अगर आरबीआई अगर बैंकों से परचेज कर रहा है, बैंकों से परचेज कर रहा है, बोल रहा है कि तुम हमें जो तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं वो हमें दे दो, हम तुम्हें उसके बदले में पैसा दे रहे हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। तो जो परचेज किया जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, और जो सेल किया जाता है वो मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए किया जाता है। तो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने से मार्केट में डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, डिफ्लेशन मंदी कंट्रोल होती है, और मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने से मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो इस केस में क्या होगा? आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट मीनिंग इज लिक्विडिटी इन बैंक इंक्रीजेस नहीं, मार्केट में बैंकों में लिक्विडिटी नहीं इंक्रीज हो रही है, लिक्विडिटी गेट डिमिनिश, लिक्विडिटी रिमेन अनचेंज, नन ऑफ दिस या बोथ एंड बी। तो आई होप आपको क्लियर होगा, लिक्विडिटी गेट डिमिनिश। ठीक है? Which of the following rates are decided by the RBI called a discount rate? निम्नलिखित में से कौन सा रेट है जिसे आरबीआई डिसाइड करता है एज अ डिस्काउंट रेट, एज अ री डिस्काउंट रेट? तो री डिस्काउंट रेट की अगर हम बात करें तो बैंक रेट को ही री डिस्काउंट रेट बोला जाता है। री डिस्काउंट रेट क्यों बोला जाता है? एक एक अगर हम बात करें, फैसिलिटी होती है बैंकों में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की। कुछ बिल्स होते हैं जिनके बेसिस पे बैंक लोन दे देता है। ये बिल्स अगर हम बात करें, आपके प्रोमिसरी नोट हो सकते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। ये जो प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ये मर्चेंट, व्यापारियों के बीच में लिखे जाते हैं। जो व्यापारी होती हैं उनके बीच में, मान लीजिए दो व्यापारी हैं, ए और बी। ठीक है? ए ने कुछ सामान दिया बी को, और बी ने बोला हम इसका पेमेंट 3 महीने बाद करेंगे, आफ्टर 3 मंथ पेमेंट करेंगे। तो ए बोलता है ठीक है 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, बट इसे लिखित में लिख के दे दो। तो बी इस तरीके का प्रोमिसरी नोट लिख के देगा कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए सो मच ऑफ अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये ए को दे दिया। अब ए 3 महीने के बाद ही इससे पेमेंट ले सकता है। मान लो ए को 1 महीने बाद अर्जेंट पेमेंट की आवश्यकता होगी, कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, ए भी बिजनेसमैन है, तो ए क्या कर सकता है? इस बिल को बैंक के पास गिरवी रख सकता है और बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है? और बैंक इसी बिल को आरबीआई के पास गिरवी रख के आरबीआई से लोन ले सकता है। तो ये जो जो फैसिलिटी है, जो जिस रेट पे ये जो बिल डिस्काउंट होता है, ठीक है, जिस रेट पे ये बिल पे लोन मिलता है,
बैंकों को आरबीआई से वो बैंक रेट पे मिलता है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।